चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। क्या कमा लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कमा लिए वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बॉलीवुड के हरफन मौला एक्टर पंकज त्रिपाठी का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर मुझे वो किस्सा याद आया जब मेरी उनसे देहरादून में मुलाकात हुई थी। ये एक दिलचस्प किस्सा है जिसे सुनाने का सही वक्त आज ही है। पंकज त्रिपाठी की ज़िंदगी के बारे में अब तक हम सब कुछ जान ही चुके होंगे। जो उनके फैंस हैं वो उनके इंटरव्यूज़ द्वारा उनके जीवन, उनके संघर्ष, हर चीज़ के बारे में जान चुके हैं। और अब तो खुद पंकज त्रिपाठी जी के पास भी किसी इंटरव्यू में नया बताने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे पास है कुछ नया बताने के लिए। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में मैं पंकज जी से मिला और देहरादून के रास्ते भर में मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े और उनके साथ मिलने का अनुभव कैसा रहा। दरअसल जब मैं सारी परेशानियों को पार करते हुए पंकज जी से देहरादून में मिला और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ तक पहुँचा, तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी कि अरे इस पर तो एक शॉर्ट फिल्म बन सकती है। तो दोस्तों, शॉर्ट फिल्म तो नहीं, लेकिन वो कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बचपन में जब स्कूल की टूटी दीवार कूदकर फिल्म देखने जाता था और घर में आकर पकड़ा जाता था, तो पिटाई के साथ साथ जो एक रटा रटाया डायलॉग मुझे पापा से सुनने को मिलता था वो ये था कि फिल्म में जिन हीरो को देखने तुम जाते हो ना, वो अपना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और तुम उन्हें देखने के लिए अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। एक दिन तुम्हारा जीवन ही फिल्म बनकर रह जाएगा। विशुद्ध वो लड़के हो तुम। गलत नहीं कहा था पिताजी ने। फिल्म ही अब जीवन बन चुका है, प्रोफेशन बन चुका है। 25 साल की एज तक कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आया था कि हम जैसे किसी एक्टर, किसी हीरो या इवन किसी टीवी कलाकार से भी कभी मिल पाएंगे। मे भी उस वक्त सोशल मीडिया का चलन इतना ज़्यादा नहीं था। आज तो एक्टर्स आम लोगों से काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। दूसरा कि हम छोटे शहर से थे, तो वैसे भी सोच वहाँ तक थी ही नहीं कि कभी किसी एक्टर को दूर से भी देखने का मौका मिलेगा। आज जो किस्सा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो देहरादून में पंकज त्रिपाठी जी से मिलने की कहानी है। देहरादून से मेरा पहले भी रिश्ता रहा है, इसलिए भी ये कहानी मेरे दिल के करीब है। जीवन कहानी सुनने के लिए तो मैं पंकज जी से कैसे मिला, देहरादून में हमने क्या क्या किया, क्या क्या मस्ती मजाक किया, उस पर आने से पहले आपको बता दूं कि ये 2017 का समय था मैंने जब पंकज जी से मुलाकात की थी, और उससे 8-10 साल पहले मैंने देहरादून से ही MBA की पढ़ाई भी की थी। वहाँ का माहौल, दोस्त यार सब याद थे मुझे। और उसके बाद जब 10 साल बाद वापस देहरादून में ही पंकज जी से मिलने का मौका मिल रहा था, तो मैं खुद को रोक नहीं सका। तो मालूम नहीं है किससे मिलने जा रहे हो, तो इतनी आसानी से बोल रहे हो। ऑब्वियसली पंकज जी से मिलना तो था ही, लेकिन उन कॉलेज के दिनों को याद करना भी था। एक शाम पहले ही पंकज त्रिपाठी जी का फोन आया, उनसे बात हो गई थी, उन्होंने मुझे देहरादून बुलाया। हाँ, कल मिलता हूँ मैं 11 बजे। क्यों पंकज जी, बुलाया था ना? हाँ, हम बुलाए थे। वैसे सर आपने मुझे ही क्यों बुलाया? आपने अच्छा किया, आपको बुलाए। अच्छा, हम पहली बार कैसे मिले वो भी दिलचस्प किस्सा है जिसे फिर कभी बताऊंगा। ये दूसरी बार उनसे मिलना था, और एक्चुअली उनका देहरादून आने का रीज़न था उनकी फिल्म गुड़गांव का प्रीमियर। और इसे बदकिस्मती ही कहिए कि प्रीमियर से कुछ ही दिन पहले गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। नॉर्मली मैं अपने ही शहर में प्रीमियर्स पर जाता हूँ, लेकिन इसका प्रीमियर देहरादून में होना था और पंकज जी का बुलावा था, तो मैं निकल पड़ा। बस पकड़ी और कुछ घंटों की जर्नी के बाद देहरादून के आउटर इलाके में पहाड़ियों के बीच बस गोल गोल चढ़नी शुरू हो गई। देहरादून अपने खूबसूरत मौसम के लिए भी जानी जाती है, जहाँ गर्मी कम है, लेकिन बारिश कब आ जाए ये बता पाना बहुत मुश्किल रहता है, और जब बारिश होती है तो फिर अच्छी खासी होती है। हालांकि कई बार नहीं, इसके बड़े फायदे होते हैं। हाँ जी, फायदे तो होते ही हैं। पहाड़ी वादियों में हल्की हल्की बारिश एक अलग से आनंद की प्राप्ति कराती है। उस दिन भी देहरादून के आउटर में पहुंचते ही बादलों की तू मैं गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देने लगी। हिल एरिया में बस एंटर कर चुकी थी और गहरी खाइयों को देखते हुए मेरी जर्नी आगे की ओर खिसक रही थी। अब इस हिल एरिया में फ़ोन के सिग्नल इश्यूज रहते हैं। मुझे कॉल करके पता करना था कि पंकज जी होटल पहुंच गए या नहीं, बट सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे। मुझे बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं। कुछ ही दूर बस आगे बढ़ी होगी कि अचानक से देखा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, और अब ये रेड लाइट जैसी ट्रैफिक तो थी नहीं कि बत्ती हरी हुई और हम आगे बढ़ गए। हिल एरियाज में एक बार जाम लग गया तो इतनी जल्दी क्लियर होता ही नहीं। लास्ट बार जब पंकज जी से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि मैं देहरादून एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ होटल के लिए, और तुम अभी कहाँ पर हो, रास्ते में हम तुम्हें पिक कर लेंगे। लेकिन मैं देहरादून पहुँचा ही नहीं था, तो मैंने कह दिया कि मैं खुद से पहुँच जाऊँगा। ट्रैफिक जाम बुरी तरह से लगा हुआ था। हमारे आगे 3 और बसें थी, उसके बाद कार, फिर ट्रैक्टर आदि बहुत से वाहन थे। पता लगा पाना मुश्किल था कि ये ट्रैफिक कितनी लंबी होगी। उस वक्त मैं नया यूट्यूबर बना था और मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह एज ए फ्रीलांसर करता था,
तो एज एन यूट्यूबर कुछ खास प्रख्याति नहीं मिली थी मुझे। उसके बावजूद पंकज त्रिपाठी जी से एक छोटी सी मुलाकात के बाद उन्होंने देहरादून बुलाया। तो इस मौके पर मैं लेट पहुंचकर किसी भी तरह का उन पर रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं डालना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं आज उनसे मिलने में असफल रहूंगा। आदमी जो भी बनता है ना, अपनी असफलताओं से बनता है। 5 मिनट गुजरा, 10 मिनट गुजरा, 15 मिनट गुजरा। मैं एक बार बस के फ्रंट मिरर से बाहर देखता था और दूसरी बार हाथ में बंदी घड़ी पर नजर दौड़ाता। अंदर से लगने लगा कि जल्दी ये बस आगे बढ़े किसी तरह से, लेकिन कोई फायदा नहीं। उस स्थान से देहरादून बस स्टैंड जहां तक वो बस जाती थी वो करीब 8 किलोमीटर था, लेकिन अगर ये जाम नहीं हटा तो फिर ये 8 किलोमीटर पार करने में जाने कितनी देर लग जाती। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब बस 1 इंच भी नहीं हिली तो मैंने दोबारा अपनी तरफ की खिड़की के बाहर नज़र दौड़ाई तो देखा कुछ बाइक वाले लोग इधर उधर से कट मारते हुए बसों के बीच से निकलने में कामयाब हो रहे थे। मैंने 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई और अपना बैग उठाते ही बस छोड़ दिया और सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया, इस आस में कि कोई बाइक वाला आए तो मैं उससे लिफ्ट ले लूं। लेकिन काफ़ी देर तक कोई मिला ही नहीं और जो मिले वो रुके नहीं। सोचा बस में बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है धीरे धीरे पैदल ही चलना शुरू कर दूं। मैंने बस का नंबर याद कर लिया और सोचा कि अगर जाम खुल गया तो आगे यही बस पकड़ लूँगा। ये सोचते हुए मैंने चलना शुरू किया। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। नॉर्मली तो इस तरह के नेचर को एंजॉय किया जा सकता था, लेकिन आधी से ज़्यादा सड़क पर तो गाड़ियों का तांता लग चुका था और मुझे पहुंचने की जल्दी भी थी। तो मैं प्रकृति को इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था जितना एंजॉय किया जा सकता था। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद थकान हो गई क्योंकि ये चढ़ाई थी। कुछ देर सड़क किनारे बैठा, बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा कि तभी एक बाइक पीछे से आती दिखी। मैंने तेज़ी से उसकी ओर हाथ बढ़ाकर रुकने का इशारा किया और फाइनली वो रुक भी गई। मैंने उससे कहा कि क्या आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दोगे। उसने हेलमेट लगाया हुआ था तो एग्जैक्ट एज का तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक स्टूडेंट था। देहरादून में कॉलेज स्कूल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ देहरादून से बाहर से बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। एनीवेज वो ड्रॉप करने के लिए मान गया और मैं उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। उसने बाइक को सांप की तरह चलाना शुरू किया, छोटे छोटे गैप से निकालने लगा। मेरे मन में अभी भी शंका थी कि अगर कहीं ऐसा जाम हुआ जहां से बाइक भी ना निकल पाई तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहां पे ना तो ऑटो मिल सकता था ना कैब, और अपनी बस तो मैं पहले ही छोड़ आया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम उस जाम से निकलने में कामयाब रहे और बस स्टैंड आने वाला था तो उसने यूं ही पूछ लिया कि यहीं तक जाना है आपको या फिर आगे कहीं। तो मैंने उसे उस 3 स्टार होटल का नाम बताया तो उस लड़के ने कहा कि वो यहाँ से दूर है, मैं आपको आधे रास्ते तक छोड़ दूंगा, और मैंने भी ओके कह दिया। उस होटल का नाम शायद लेमन ट्री था। फिर उसने मुझे एक जगह ड्रॉप किया। उतरकर मैंने उसे थैंक यू कहा। वो जाने लगा तो मन में आया क्यों ना इसे भी फिल्म के प्रीमियर पर बुलाया जाए। मैंने उससे बोला कि इस थिएटर में शाम को आना चाहो तो आ जाना, गुड़गांव फिल्म का प्रीमियर है, ये फिल्म कुछ दिन बाद रिलीज़ होगी, उससे पहले आप देख सकते हो, पंकज जी भी आएंगे। इन सारी लाइन्स में बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी मैंने जो नॉर्मली कोई आम आदमी के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। प्रीमियर, रिलीज़ से पहले, पंकज जी भी आएंगे। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी सारी बातों को ठीक से समझा नहीं और अच्छा कहता हुआ वो निकल गया। हाँ, मैंने उसे ये ज़रूर बताया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा एक चैनल है। खैर वो वहाँ से निकल गया और मैं ऑटो की तरफ लपका। खाली ऑटो खड़ी थी, हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो चुकी थी। मैंने ऑटो वाले को होटल का नाम बताया और हम निकल पड़े। हालांकि बारिश तो तब से ही हो रही थी जब मैंने बस छोड़ा था। ऑटो से मैं होटल पहुंचा, जिसके बारे में रास्ते में ऑटो ड्राइवर ने बताया था कि उस होटल का रिनोवेशन हुआ है और अब नाम भी बदल दिया गया है। पहले इसका नाम कुछ और था। उसने मुझे होटल के बाहर ही छोड़ दिया। मैं बैग लटकाए होटल के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने रोक लिया। शायद मैं किसी गाड़ी में नहीं था इसलिए। 7 घंटे की बस यात्रा, फिर पैदल, फिर ऑटो और बाइक की जर्नी से मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था। हो सकता है इसी कारण उसने मुझे रोका। फिर उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने कहा अंदर जाना है। तो उसने कहा कि उस तरफ से रास्ता है, वहाँ से चले जाओ। मुझे अजीब लगा और सच पूछे तो खराब भी लगा। अपने काम पे फोकस करो, एक दिन यहीं आएंगे और सर बोलेंगे। और मैं उसे ये भी नहीं कह पाया कि मैं पंकज त्रिपाठी जी का गेस्ट हूँ। लगा शायद ये यकीन ही नहीं करेगा या मे बी किसी और रीज़न से, बट मैंने उसे बताया नहीं। फिर मैं चला गया। पीछे से रिसेप्शन का रास्ता था जहाँ फ़ोन पर पंकज जी ने कहा था कि वहीं रुकना, मैं पहुँचने वाला हूँ। पूरा होटल पंकज जी के स्वागत की तैयारी में था। हालांकि उस वक्त वो इतने पॉपुलर नहीं थे जितने आज हैं, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें लोग गैंग्स ऑफ वसेपुर की वजह से ही जानते थे। न्यूटन फिल्म भी अब तक नहीं आई थी, वो 2 महीने बाद रिलीज़ होने वाली थी, तो स्टार वाला फेम आना बाकी था उस वक्त तक। लेकिन उसके बावजूद उनके सम्मान के लिए तैयारी थी।
करीब 10 मिनट बाद ही उनकी गाड़ी वहाँ पहुँची और रिसेप्शन पर खड़े होते ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। तो जल्दी से वो मेरे पास आए और बोले कि कितनी देर हो गया आपको आए। मैंने कहा अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले आया। ट्रू ट्रू। 2 मिनट बात हुई होगी हमारी कि तभी पीछे से एक स्मार्ट डार्क हैंडसम लड़का आया और पंकज जी के पास आकर खड़ा हो गया। पंकज जी ने उस लड़के को कहा कि इन्हीं के बारे में मैं आपको रास्ते भर बताता आ रहा था, ये साहिल जी हैं। उस लड़के की पर्सनैलिटी गजब की थी और एक अंग्रेज टाइप का लुक था उसका, डोले शोले जैसे एक हीरो होता है। पंकज जी की बात सुनकर उसने मुझसे हाथ मिलाया और बोला रास्ते भर ये आपकी वीडियोस दिखाते आए हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये डार्क हैंडसम लड़का अक्षय ओबरॉय थे, जिन्हें मैं उस वक्त पहचान नहीं पाया। इन्होंने इसी लाइफ में पीकू, फितूर, लाल रंग, सैफ अली खान के साथ कलाकांडी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैडम चीफ मिनिस्टर जैसी तमाम फिल्मों में काम किया है। क्योंकि वो भी गुड़गांव फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे थे तो इसलिए भी उनका देहरादून आना हुआ था। कुछ ही दूरी पर गुड़गांव फिल्म की एक्ट्रेस रागिनी खन्ना भी मौजूद थी, हालांकि उनसे उस वक्त मुलाकात नहीं हो पाई। एनीवेज अब अपने कमरे की तरफ हम लोग चल दी, यानी मैं, पंकज जी और अक्षय। अच्छा, अक्षय ओबरॉय विवेक ओबरॉय के कजिन भी हैं और इन्होंने एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में लीड रोल के तौर पर काम किया था जिसका नाम था पिज़्ज़ा। ये कमाल की फिल्म थी और जब उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि मैंने पिज़्ज़ा फिल्म की है, तब मुझे याद आया ये तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मिस्ट्री फिल्म है और उसमें यही हीरो थे। ये बात सुनकर ही वॉज शॉक्ड, मतलब अक्षय बोले आपने पिज़्ज़ा भी देखी है? मैंने कहा बिल्कुल देखी है। खैर हम रूम्स में आए, अक्षय का रूम पहले था तो वो अपने रूम में चले गए और मुझे और पंकज जी को साथ में रुकना था तो हम एक ही रूम में आ गए। फिर पंकज जी ने कहा कि आप अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करोगे ना साथ में, नहीं तो दूसरा रूम ले सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर वो बोले नहीं एक और रूम ले लेते हैं, आराम से रुकिए आप। हालांकि उनका 1 रूम था और मेरे लिए जो रूम उन्होंने खुलवाया था वो डबल बेडरूम था। लेकिन उससे पहले हम उन्हीं के कमरे में बैठे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं, आप क्या लोगे? मैंने कहा मैं कुछ भी ले लूँगा। उन्होंने मेन्यू उठाया और ऐसा डिश ऑर्डर किया जिसका नाम अटपटा सा हो। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले मुझे खाने का बहुत शौक है, जहाँ जिस शहर में जाता हूँ वहाँ का खाना पसंद है और हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। हम लोग कुछ देर यूं ही बात करते रहे, इतने में वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। मुझे उस डिश का नाम तो याद नहीं, लेकिन वो जो भी था बहुत टेस्टी था। अब आधे घंटे में हमें प्रीमियर के लिए निकलना था तो उन्होंने कपड़े चेंज करने के लिए अपना सूटकेस निकाला। अच्छा, आपको आज मैं पंकज जी की मासूमियत, उनके सीधेपन का एक एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ। मैं एक नया आम सा छोटा सा यूट्यूबर था जिसके साथ पंकज जी ने रूम शेयर किया था और इतना अपनापन दिखाया। तो प्रीमियर से पहले उन्होंने सूटकेस खोला, अपनी पैंट उतार के सूटकेस में से दूसरे कपड़े ढूंढने लगे कि पहना क्या जाए। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा क्या पहना जाए साहिल बाबू। मतलब उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, पैंट उतार के चड्डी में खड़ा हूँ, वो भी एक फ़ैन के सामने। ऑफ कोर्स मुझे लगता था आई एम जस्ट ए फ़ैन, बट शायद उनकी नज़र में मैं फ़ैन से कहीं ज़्यादा था। फिर मेरी तरफ से कुछ जवाब ना मिलने पर उन्होंने एक ब्लैक पठानी सूट निकाला और बोले ये पहन लेते हैं। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मैं भी शायद आपको कहानी के तौर पर सुनने में ये इंसिडेंट आम लगा हो, लेकिन मेरी नज़र में ये उनकी मासूमियत को दर्शाता था, आज भी उनके ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व को दिखाता था। रेडी होकर हम निकल पड़े। ऑर्गेनाइजर्स हमें लेने के लिए होटल पहुंच चुके थे। मैं और पंकज जी गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठे थे और अक्षय ओबरॉय आगे की सीट पर। जब होटल से के गेट से हम लोग बाहर निकल रहे थे तो मेरी नज़र उसी गार्ड पर पड़ी जिसने मुझे अंदर जाने से रोका था। मन में कुछ ख्याल आए, लेकिन फिर मैं आगे निकल गया। थिएटर पहुंचे जहां पर एक बड़े फिल्म क्रिटिक हैं जो पहले से स्वागत के लिए खड़े थे। वो फिल्म क्रिटिक यूट्यूब आदि पर रिव्यू नहीं करते, इसलिए शायद आम लोग उन्हें ना जानते हो, बट फिल्म इंडस्ट्री में वो एक बड़ा नाम है। मॉल के उस थिएटर में पहुंचे तो हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और उनके साथ होना मुझे भी गौरवान्वित कर रहा था। और पिताजी की कही बात याद आ रही थी कि एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी फिल्म बनकर रह जाएगी, और ये सोचकर फेस पर हल्का सा स्माइल आ जाता था, क्योंकि बचपन के इस शौक, इसी पैशन ने आज थोड़ा बहुत मुझे नाम दिलाया, शोहरत दिलाई। और जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड के ऐसे दिग्गज कलाकार के साथ 2 दिन रुकने का मौका मिलेगा, वो आज सच हो गया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तो बहुत सारे एक्टर्स का सम्मान मिलता है मुझे। नवाज भाई कॉल करके बधाई देते हैं, बादशाह जैसे सेलिब्रिटीज़ कॉल करते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। शायद 50,000 सब्सक्राइबर्स थे उस वक्त और कोई ढंग से मुझे जानता नहीं था, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में। खैर फिल्म शुरू हुई तालियों के साथ, क्योंकि थिएटर में और भी बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे।
फिल्म के खत्म होने के बाद पत्रकारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद हम वहाँ से होटल के लिए निकल पड़े। रास्ते में पंकज जी ने कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें साथ ले ली। अरे एंटरटेनमेंट समझते हैं ना, अरे भाई शाम की पार्टी। एनीवेज होटल पहुँचे और पंकज जी के रूम में ही हमारा जमावड़ा लग गया। मैं, पंकज जी और अक्षय ओबरॉय। हालांकि बीच बीच में वेटर कुछ ऑर्डर लेकर आता तो पंकज जी के साथ, अक्षय के साथ तस्वीरें लेने का सिलसिला भी चलता रहता। 1-1.5 घंटे हमने बैठकर गप्पे लड़ाए, फिल्म की बातें की, एक्टिंग की बातें की, आम जिंदगी से जुड़ी बातें की। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र में से कोई एक आया और पंकज जी से बोला कि बाहर प्रेस वाले आपका वेट कर रहे हैं। मैंने भी कहा कि आप हो आइए, लेकिन पंकज जी ने कहा हाँ ठीक है चले जाएंगे, अभी बैठे हैं ना आपके साथ, थोड़ी देर में चले जाएंगे। मतलब वो इस तरह से बीच में नहीं जाना चाहते थे छोड़कर। खैर आधे घंटे में फिर वो ऑर्गेनाइज़र का आदमी आया तो इस बार उन्हें जाना था, क्योंकि देहरादून में आए हैं तो कुछ कमिटमेंट्स होती हैं एक्टर्स के साथ, वो निभानी पड़ती हैं। शहर के बड़े बड़े लोग, IG, DIG, DM, इन सब का तांता लगा हुआ था डिनर के लिए, तो उन्हें जाना ही था। लेकिन वो मुझे बोल गए कि आप खाना खा लेना, मैं इन सबको निपटा के आता हूँ, चाहे तो यही रहिए या अपने रूम में डिनर मंगवा सकते हैं। अक्षय ओबराय को भी उन्हीं के साथ निकलना था, तो दोनों निकल गए और मैं सामने वाले अपने रूम में चला गया। एकांत में बैठे पूरे दिन की घटना को सोचता रहा और उस वक्त 8 बज रहे थे। मुझे भूख भी नहीं थी तो ऐसे में टहलता रहा और सोचा चलो होटल के बाहर घुमाया जाए। ये सोचकर रिसेप्शन से होता हुआ बाहर आया, जहां उस वक्त वही दोपहर वाला गार्ड खड़ा था जिसने अंदर जाने से मुझे रोका था। वो अचानक से मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया और बोला, अरे सर आप पंकज त्रिपाठी जी के रिलेटिव हैं क्या? सॉरी आपको उस वक्त पहचान नहीं पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं और आगे निकल गया। कुछ देर बाद रूम में आया और कुछ सोचते सोचते आंख लग गई और मैं लेट गया। 11:30 बजे के करीब पंकज जी आए और सबसे पहले मेरे रूम में आकर उन्होंने यही पूछा, आप खाना खाए कि नहीं खाए? मैंने कहा नहीं, आंख लग गई थी तो सो गया था। वो बोले, अरे आप खाना नहीं खाए अभी तक, रुकिए। और ये बोलते हुए वो फ़ोन की तरफ लपके और मेरे लिए खाना ऑर्डर किया। ये शायद उनका मेरे प्रति प्यार ही था कि वो मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे थे। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि मेरे रिव्यूज़ में पंकज जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन यकीन मानिए हम दोनों की दोस्ती के बीच एक प्रोफेशनल दीवार हम दोनों ने मेंटेन करके रखी है। हमारा दिली जुड़ाव है। ना उन्होंने कभी किसी प्रोफेशनल काम के लिए मुझे कहा और ना ही मैंने उनकी किसी फिल्म के लिए कुछ अलग से सपोर्ट किया। वो हमेशा से फेयर रिव्यू के समर्थक रहे हैं। मैंने उनकी मुन्ना माइकल फिल्म में काफ़ी कमियां निकाली थी। इवन कागज़ फिल्म पर या वेब सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस के 2nd सीज़न में, इन सब में उनकी काफ़ी कमियां निकाली हैं। लेकिन अगर आपका काम वाकई में अच्छा है तो फिर क्रिटिक्स भी क्या करे। एनीवेज डिनर आ गया और वो मेरे साथ बैठे। हालांकि वो खाना खा चुके थे क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स होती है, उसमें डिनर करना भी आता है। मैंने डिनर फिनिश किया, उसके बाद भी वो इसलिए 1.5-2 घंटे साथ में बैठे कि बीच में जो 2 घंटे के लिए मुझे इन्हें छोड़कर जाना पड़ा उसकी भरपाई हो सके। ऐसा वो बोले नहीं, बट मैंने फील किया। इसके बाद वो अपने रूम में सोने चले गए। नींद आ नहीं रही थी तो मैं कमरे में टहलता रहा। कमरे के मेन गेट पर आकर खड़ा हुआ तो देखा गैलरी से एक बॉडी बिल्डर शॉर्ट्स में चला आ रहा था। नज़दीक आया तो देखा अक्षय ओबरॉय थे। उन्होंने पूछा पंकज जी सोने चले गए? मैंने कहा हाँ, और फिर वो भी अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ गए। सुबह हुई तो सर में दर्द हो रहा था, मन किया कोई मेडिसिन ले लूँ, लेकिन फिर तभी पंकज जी कमरे में आए, बोले ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। मैंने कहा थोड़ा हेडेक हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत गर्म पानी से नहाने की सलाह दी। बोले नहाते ही दर्द गायब हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे हॉल एरिया में गए जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया और टेबल पर मैं, पंकज जी, अक्षय और उन बड़े क्रिटिक्स के साथ साथ रागनी खन्ना भी थी। पंकज जी ने उन बड़े क्रिटिक्स को मेरी वीडियो चलाकर दिखाई। शायद वो हवा हवा सॉन्ग वाली वीडियो थी। 1-2 मिनट उन्होंने देखा, फिर शायद उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो तो उन्होंने बंद कर दिया। रीज़न जो भी हो, हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया। रागनी खन्ना से पंकज जी ने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर हम वापसी की तैयारी में जुट गए। वहाँ से पंकज जी को फिर चेन्नई निकलना था रजनीकांत की काला फिल्म की शूटिंग के लिए, और ऑब्वियसली मुझे घर निकलना था। जाते हुए हम फिर एक दूसरे से गले मिले, अक्षय से मिला और फिर मिलेंगे कहने के साथ मैं वापस घर के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, इस कहानी को बताने का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था जब आज उनका जन्मदिन है। आज भी हम मिलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन वो देहरादून का एक दिन का ट्रिप विद स्टार शायद मेरी मेमोरीज़ में एक ख़ास स्थान रखता है। उनके साथ जो भी समय बीतता है, मुझे पापा की कई लाइन्स याद आती रहती हैं और मैं अंदर से मुस्कुराता रहता हूँ। दोस्तों, आई नो कहानी थोड़ी लंबी हो गई, बट ठीक है, अगर आपने ये कहानी अंत तक सुनी है तो हैप्पी बर्थडे पंकज जी लिखकर एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड ट्विटर। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए